आजकल जजों में एक नया फैशन चल पड़ा है। वे जजी को छोड़कर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने पर तुल गए हैं। वे हर यह कोशिश करते हैं कि आरोपी को ना तो कोई डिफेंस मिल पाए और ना ही उसका कोई कानूनी तरीके से बचाव हो पाए। हमारे बहुत सारे एडवोकेट्स को यह समस्या रोज कोर्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। आप लोगों को भी यह मिलती होगी। इसी के ऊपर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। कोर्ट के भीतर का वह पल याद कीजिए जब डिफेंस एडवोकेट गवाह से पूछते हैं, तुमने आईओ को तो बताया था कि आरोपी रात को गांव में आया था, आज कोर्ट में कह रहे हो कि नहीं, वह शहर में था। जैसे ही वह चार्जशीट में दिए पुराने बयान का जिक्र करते हैं तो जज बीच में बोल पड़ते हैं, यह सब रिकॉर्ड पर मत लाओ, यह कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, या कहते हैं कि यह सब बातें आर्ग्यूमेंट के समय दिखा देना। और फिर वही जज जो न्याय के संतुलन का केंद्र होना चाहिए था, खुद एक सुपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं। वे डिफेंस के बीच बीच में ऑब्जेक्शन उठाते हैं और डिफेंस की लाइन को काट देते हैं, डिफेंस काउंसिल की लय को तोड़ देते हैं। और यह दृश्य आजकल के ट्रायल कोर्ट्स की एक गंभीर वास्तविकता है। कुछ भी जानने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि कन्फ्रंटेशन का सिद्धांत क्या होता है। कन्फ्रंटेशन का अर्थ होता है गवाह को उसके पहले दिए बयान से सामना करवाना ताकि सच्चाई और झूठ का पर्दाफाश हो जाए। यह डिफेंस का मूल अधिकार होता है कि वह गवाह के झूठ को सामने उजागर कर सके। सेक्शन 181 बीएनएसएस, जो पुराना 162 सीआरपीसी होता था, वह कहता है कि पुलिस के सामने दिए गए बयान का केवल एक ही प्रयोग है कि वह पुराने बयान के साथ विरोधाभास दिखाने के काम आए। वहीं सेक्शन 148 बीएसए, जो पुराना 145 एविडेंस एक्ट होता था, अदालत में उस बयान से गवाह को टकराने का अधिकार देता है कि आप उसे दिखाइए, पूछिए और कन्फ्रंट कीजिए। यह सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट कहा करता था। अब 148 बीएसए है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 183 बीएनएसएस, जो पुराना 164 सीआरपीसी होता था, उसके तहत दिए गए बयान को आप सेक्शन 162 सीआरपीसी के द्वारा नहीं काट सकते हैं। इसलिए 164 का कन्फ्रंटेशन केवल सेक्शन 148 बीएसए के तहत संभव है। 162 सीआरपीसी में यह नहीं किया जा सकता, यानी मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को क्रॉस एग्जामिनेशन में केवल एविडेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत ही चुनौती दी जा सकती है। सीआरपीसी में उस बयान को चुनौती दिए जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कन्फ्रंटेशन के बारे में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि कंट्राडिक्शंस रिकॉर्ड पर आने से रोकना ट्रायल की आत्मा को मार देने के बराबर है। अलाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2024 INSC 376 में कोर्ट ने कहा था कि गवाह को रेलिवेंट पोर्शन दिखाना और उसको मार्क करवाना यह अनिवार्य है। जज यह तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कंट्राडिक्शन महत्वपूर्ण है। डिफेंस काउंसिल को कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन पूछना चाहिए और कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं पूछना चाहिए, यह निश्चित रूप से डिफेंस काउंसिल का अपना अधिकार है। इस अलाउद्दीन वर्सेस स्टेट के ऊपर हमने एक वीडियो दी हुई है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। इसी जैसा एक दूसरा महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, विनोद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यह 2023 SAC ऑनलाइन में दिया गया है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कॉन्ट्राडिक्शंस को रिकॉर्ड पर नहीं आने दिया गया तो अपीलेट कोर्ट ट्रायल को डिफेक्टिव मान सकता है। यह दोनों जजमेंट्स कन्फ्रंटेशन के प्रोसीजरल और कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्य को सुरक्षित करते हैं। दोनों जजमेंट्स का पूरा विश्लेषण हमारे चैनल की अलग अलग वीडियोस में दिया गया है, आप उनको ढूंढेंगे इनके नाम से तो मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस बाबत कुछ दूसरे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी दिए गए हैं, पुराने फैसले जो हैं। वीके मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2015 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि रेलिवेंट पोर्शन गवाह को दिखाना, उसके डिनायल को रिकॉर्ड करना और उसको बाद में आईओ के द्वारा प्रूव करवाना, यही कानूनी तरीका है। एक अन्य केस था सुनील कुमार शंभू दयाल गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010 का केस था। इसमें कहा गया था कि हर छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसी केस के लिए फैटल नहीं होती, लेकिन मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शंस को यदि रिकॉर्ड पर लाया जाएगा तो वह प्रोसिक्यूशन स्टोरी की जड़ को हिला सकता है। अभी बिल्कुल एक ताजा केस आया है, रेणुका प्रसाद वर्सेस स्टेट 2025 का केस है। इसमें कन्विक्शन केवल इस कारण से सेट असाइड कर दी गई थी
क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन ठीक से प्रूव नहीं हुए थे। यानी कि जो गवाह ने कोर्ट के सामने कहा था और जो गवाह ने पुलिस के सामने कहा था, दोनों में बहुत अधिक कॉन्ट्राडिक्शंस थे और उन दोनों के बीच की खाई को गवाह या प्रोसिक्यूशन पाट नहीं पाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर आरोपी को बरी कर दिया था। इन प्रेसिडेंट्स ने जुडिशियल डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड एक तरह से तय कर दिया है कि मजिस्ट्रेट या ट्रायल कोर्ट जज का कार्य केवल कॉन्ट्राडिक्शंस को ट्रायल में से रोकना नहीं है, बल्कि इनकी नियमबद्ध रिकॉर्डिंग को सुनिश्चित करना है। यदि ट्रायल कोर्ट जज कॉन्ट्राडिक्शंस को रिकॉर्ड करने से रोकता है तो वह गलत करता है, कानून के विरुद्ध करता है, गैर कानूनी काम करता है। अब हम यह भी देखना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट के जज इस तरह से रेजिस्टेंस क्यों करते हैं, क्यों मार्ग में रोड़ा बनते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शंस को रिकॉर्ड पर आने नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे इस बात की जड़ उनके अज्ञान और अनुभव की कमी में छिपी होती है। कई मजिस्ट्रेट या ट्रायल जज साहिबान कोर्ट रूम प्रोसीजर तो कुर्सी पर बैठकर सीख जाते हैं, पर एविडेंस की फोरेंसिक रियलिटी की बारीक समझ उनमें पैदा नहीं हो पाती है। घर जाकर पढ़कर मेहनत वो करते नहीं है। जुडिशियल एकेडमी का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल उनको दिया जाता है सर्विसमैन को लेते हुए, प्राय बिल्कुल औपचारिक लेक्चर्स की सीरीज तक रह जाता है। उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की साइकोलॉजी उनको नहीं सिखाई जाती। केवल पुस्तकीय ज्ञान, बुकिश नॉलेज जिसको कहते हैं, वही दिया जाता है। अनेक जज स्वयं कभी डिफेंस की तरफ से काम नहीं कर पाए होते हैं, उन्हें अनुभव नहीं होता है, इसलिए उन्हें आईओ व प्रोसिक्यूशन की हर बात सच लगती है। उन्हें लगता है कि पुलिस से सच्ची बात तो कोई दूसरा बोलता नहीं है और हर आरोपी उनको पहले से दोषी दिखाई देता है। यह मानसिकता उनके अज्ञान की देन है, लेकिन ट्रायल पर और केस के न्याय पर इसका प्रभाव बहुत ही गंभीर पड़ता है, आरोपी के विपरीत पड़ता है, आरोपी के न्याय को खत्म कर देने वाला पड़ता है। ट्रायल जजों के इस रेजिस्टेंस का एक दूसरा कारण भी होता है और वह दूसरा कारण होता है उन पर काम करने वाला दबाव, उनके अपने बायसेस और उनकी करप्शन। कई बार मजिस्ट्रेट्स पर प्रोसिक्यूशन का बहुत दबाव रहता है। हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ जाती है कि केस को जल्दी खत्म किया जाए। डिफेंस एविडेंस लंबा चलता है, गवाहों को बार बार बुलाना पड़ता है और जब वो गवाह आएंगे अपनी बात कहेंगे तो उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका भी देना पड़ेगा और यह सब डिले के नाम पर डिफेंस के खिलाफ गिना जाता है। आजकल जजों का एक बिल्कुल फैशन बन गया है कि डिफेंस की कोई भी बात हो तो उसको मना कर देते हैं कि नहीं साहब, डिफेंस तो इसके द्वारा डिले करना चाहता है और डिफेंस की हर प्रार्थना इसी कारण से अस्वीकार कर दी जाती है। जज लोग करप्शन और बायस के दबाव में बहुत सारी गलतियां करते हैं। बायस का मतलब होता है एक तरह का बौद्धिक पूर्वाग्रह। जज पहले से मान लेता है कि यह केस तो झूठा है या यह केस तो सच्चा है। जैसे कुछ जज मान लेते हैं कि 498 ए के केसेस सारे सच्चे होते हैं, कुछ मान लेते हैं कि नहीं सारे केसेस झूठे होते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि उनका काम एविडेंस के आधार पर केस को तय करना है, अपने दिमाग से या अपने पूर्वाग्रह के आधार पर केस के बारे में कोई धारणा बनाना उनका काम नहीं है। ये जज लोग पहले से मान लेते हैं कि आरोपी तो दोषी है या बिल्कुल निर्दोष है और डिफेंस काउंसिल के द्वारा किया जाने वाला क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट के समय की बर्बादी है। दूसरा कारण भी होता है, करप्शन होती है। जज के बायस से करप्शन अलग होती है। बायस होता है उसके मन का झुकाव, जबकि वे किसी चीज की तरफ ज्यादा झुकता है। दूसरी तरफ करप्शन होता है उसके भौतिक लाभ का सौदा। डिफेंस काउंसिल या कोई दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति या आरोपी किसी प्रकार से जज के व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ चीजें प्रोवाइड करा देता है तो वह करप्शन होती है। लेकिन बायस और करप्शन दोनों का एक ही परिणाम होता है और वह होता है कि डिफेंस को कमजोर और लाचार कर दिया जाता है और न्याय का संतुलन नष्ट हो जाता है। और जज के इस प्रकार के आचरण से न केवल कानून का उल्लंघन होता है बल्कि संविधान का उल्लंघन भी होता है। जब ट्रायल जज कन्फ्रंटेशन को रोकते हैं तो वह केवल कोर्ट्स के कानून आईपीसी सीआरपीसी का ही नहीं बल्कि संविधान का भी उल्लंघन कर रहे होते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून पूरे भारत में सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं और जितनी भी नीचे की अदालतें होती हैं उन्हें सभी को उसी ही दिशा में काम करना होता है, उसी कानून के अनुसार काम करना होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही देश का कानून माने जाते हैं और देश की हर निचली अदालत को उन्हें मानना पड़ता है।
उसी के अनुसार निर्णय देना उनके लिए अनिवार्य होता है। ट्रायल जज का कन्फ्रंटेशन रोकने वाला काम और सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स का उल्लंघन है। साथ ही यह सेक्शन 148 BSA, जो पहले सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट होता था, उसके खिलाफ होने के कारण गैर कानूनी भी हो जाता है। यह न्याय के मूल सिद्धांत ऑडी अल्टरम पार्टम, यानी कि दूसरे पक्ष को भी सुनो और तब फैसला करो, ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए किसी भी ट्रायल जज को कॉन्ट्राडिक्शन रोकने का कोई अधिकार कहीं से भी प्राप्त नहीं होता। वो जो करते हैं मनमर्जी करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं। तो सवाल है कि ऐसे में डिफेंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ऐसे क्षणों में डिफेंस काउंसिल को शांत और दृढ़ रहकर रिकॉर्ड को सिक्योर कर लेना चाहिए। वह एक फॉर्मल ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन अदालत में दे दें, जिसमें लिखें कि गवाह के पूर्व बयान से उसको कॉन्ट्राडिक्ट करवाना, कन्फ्रंट करवाना एविडेंस एक्ट के तहत डिफेंस का वैधानिक अधिकार है और इससे मुझे रोका ना जाए। जज से आग्रह करें कि इस रिप्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड पर लिया जाए और आदेश में उसका उल्लेख किया जाए, और यदि जज ऐसा करने से मना करें तो इसको डिस्ट्रिक्ट जज के मार्फत रिकॉर्ड पर लगवाया जाए या पोस्ट कर दिया जाए, क्योंकि पोस्ट को सीधा अहमद रिसीव करता है और जज उसको मना नहीं कर सकते। आजकल बल्कि रजिस्ट्री के द्वारा सब चीजें फाइल होने लगी हैं, तो रजिस्ट्री में इस तरह की एप्लीकेशन को दिया जाना चाहिए ताकि वह रिकॉर्ड का इंटीग्रल पार्ट बन जाए और जज उसको कभी मना ना कर सकें कि कभी ऐसी डिफेंस के द्वारा कोई याचना की गई थी। अगर यह ना हो तो जो भी रिप्रेजेंटेशन आपने दिया है उसकी प्रति को अपने रिकॉर्ड में रखें और अपील या रिवीजन के दौरान भी आरक्षर के रूप में उसका प्रयोग करें। यह बाद के जुडिशियल रिव्यू के लिए बहुत मूल्य एविडेंस बन जाता है और जो डिफॉल्ट करने वाले जज साहब हैं उनके लिए यह एक मुश्किल पैदा करने वाला कागज बन जाता है। तो ऐसे मामलों में जहां जज इस प्रकार की बाधाएं खड़ी करते हैं उनके लिए और क्या रेमेडीज हैं, कुछ और रेमेडीज भी हैं। यदि ट्रायल जज लगातार रेजिस्टेंस दिखाते हैं तो डिफेंस एडवोकेट को रिवीजन करनी चाहिए या पिटीशन अंडर 528 BNSS, जो पहले 482 CRPC होता था, वह हाई कोर्ट में दाखिल करनी चाहिए। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर एक रिप्रेजेंटेशन रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जनरल जो भी उस हाई कोर्ट में हो उनको दे दिया जाना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ हो कि ट्रायल जज के व्यवहार में जुडिशियल प्रॉपर्टी नहीं है, वह सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को मानने से मना कर रहे हैं और उस जजमेंट के विरुद्ध काम कर रहे हैं। यह जजमेंट हमने उनको लिखकर भी दे दिया है। इस रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट जज को भी भेज दी जाए, क्योंकि वो शाम को उस ट्रायल जज से पूछ लेंगे ना कि भैया तुम्हारे खिलाफ ये शिकायतें आने लगी हैं, क्या करना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का रेफरेंस आने से अधिकांश मामलों में हाई कोर्ट विजिलेंस उस पर संज्ञान ले ही लेता है। ILS इस मामले में क्या कहता है, इंडियन लीगल सिस्टम का क्या पक्ष है, हम देखते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम का बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है, हर कॉन्ट्राडिक्शन डिफेंस की रीड होती है, सारा क्रॉस एग्जामिनेशन उसी के ऊपर टिका होता है और डिफेंस पूरी की पूरी कॉन्ट्राडिक्शंस के ऊपर ही आश्रित होती है। यदि जज कॉन्ट्राडिक्शन को रोकते हैं तो वह जज कानून भंग करते हैं और प्रोसीजर में रुकावट बनते हैं। ऐसे में डिफेंस को प्रोसीजर को ही अपना हथियार बना लेना चाहिए, ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन लगानी चाहिए, जैसी अभी हमने ऊपर कही है रिप्रेजेंटेशन के नाम से, प्रेसिडेंट्स दिखाने चाहिए कोर्ट के सामने, आर्ग्यू करें और यदि जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट तक जाएं। और जो हम करते हैं, आपको याद होगा हमने त्रिपुरा वाले केस में हाई कोर्ट के जो इंस्पेक्टिंग जज थे उनको लिखा था, डिस्ट्रिक्ट जज को लिखा था और उसके बाद से वह ट्रायल सीधा सीधा अपने रास्ते पर चलने लगा। यदि हम सब लोग मिलकर ऐसी ही एक इंसिस्टेंस करेंगे तो इससे एक जुडिशियल कल्चर जन्म लेती है जहां कन्फ्रंटेशन को रोकना खुद जुडिशियल मिसकंडक्ट माना जाता है। इंडियन लीगल सिस्टम का संदेश बिल्कुल सरल है, डरो नहीं। प्रोसीजर डिफेंस की और पूरे कानून की भी एकमात्र शक्ति है, उसी प्रोसीजर का सहारा लो, उसी प्रोसीजर से अत्याचारी जजों के खिलाफ उनसे ऊपर वाली अथॉरिटीज को सूचित करो। इंडियन लीगल सिस्टम आरोपियों व एडवोकेट्स दोनों की सहायता करता है। हम आपके केस का विश्लेषण करके आपको आपके केस की दशा और दिशा दोनों समझाते हैं कि इसमें आपके लिए क्या क्या संभावनाएं मौजूद हैं या किन किन कानूनी कदमों से आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हो।
बेहतर डिफेंस के लिए आप किसी भी कानूनी समस्या पर, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, मैट्रिमोनियल हो या प्रॉपर्टी से संबंधित हो, आप कोई कानूनी गलती करने से पहले हमसे परामर्श ले सकते हैं, ताकि रोज रोज अपील और रिवीजन के चक्कर में ना पड़े और गैर जरूरी झंझटों से बचे रहें। कानूनी चमत्कारों से भरा हुआ हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन भी आप प्राप्त कर सकते हो, जिससे आपकी सफलता की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। अपने केस को हमारे साथ तैयार करके आप एडवोकेसी के गूढ़ रहस्य जान सकते हो, उनमें मास्टरी प्राप्त कर सकते हो। चेक बाउंस के 138 के मुकदमों की नोटिस संबंधी गलतियों को करने से बच सकते हो। तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनिए, कानून के सब रहस्यों को जानिए, सीखिए। आपसे दोबारा मुलाकात होने तक प्रणाम।